हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरा कैसा रहा था एक्सपीरियंस इंटरव्यू के साथ। कैसे मैंने अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड अपने दिए थे, किस तरह से इंटरव्यू मेरा कंडक्ट हुआ था, क्या क्या सवाल मुझसे पूछे गया था, क्या क्या बीएमआई राउंड में क्या क्या इश्यूज आए थे मुझे, और मैंने क्या क्या फेसेस किया था, क्या क्या प्रॉब्लम फेस की थी, वो सारी डिटेल्स मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड विथ माई वीडियो। पहले राउंड में मेरे से ये पूछा गया था कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, और आपको कौन इंस्पायर करता है। पहले तो आपको पता है कि फर्स्ट राउंड से पहले क्या होता है, आपके रिज्यूमे में आपका टोकन नंबर लिखा जाता है, आपको 1 बाय 1 बुलाया जाता है। तो मेरा भी टर्न में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, उस दिन ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो मेरी टर्न भी काफ़ी जल्दी आ गई थी। तो इस बार ना इंटरव्यू कंडक्ट इस तरह से हुआ था कि 30 स्टूडेंट्स थे। 30 स्टूडेंट्स में से 1 बाय 1 सुन रहे थे। पहले क्या होता था, जो 10 स्टूडेंट का ग्रुप बना के फिर पूछा जाता था। अब ये था कि 30 स्टूडेंट्स थे, 30 स्टूडेंट्स में से इस बार सिलेक्शन होने वाला था तो फर्स्ट राउंड के लिए। तो 30 स्टूडेंट्स से 1 बाय 1 पूछा जा रहा था। हमें पहले बेसिक बता दिया था कि पहले आपको बताना है स्ट्रेंथ और वीकनेस। सबका बेसिक था कि सबको स्ट्रेंथ और वीकनेस ही बतानी है। तो सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेस यही था कि बी काम, पॉजिटिव, ये सारे ही बता रहे थे। आपको इससे हट के बताना है। तो मैंने बताया था कि मैं काफ़ी अडेप्टेबल नेचर है मेरा, और मैं काफ़ी हसल करके मैं यहाँ पे आई हूँ। काफ़ी हसल रहा है मेरे लिए ये, क्योंकि मैं पहले मेडिकल स्ट्रीम लेना चाहती थी, फिर मैंने अपने स्विच किया एज अ कैबिन क्रू। तो मैंने अपना थोड़ी हसल जर्नी भी बताई थी कि काफ़ी कितना हसल रहा था मुझे। पर ये क्योंकि मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि सारे आंसर जो भी थे वो सारे सेम थे, तो मुझे थोड़ा सा यूनिक करना था अपना आंसर। तो मैंने अपना थोड़ा सा छोटू सा एक बताया था कि काफ़ी हसल रहा है, तो इसलिए उस वे में मैं पॉजिटिव वे में आंसर देना था। तो मैंने ये बताया था कि मैं डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हूँ, क्योंकि एज अ कैबिन क्रू आपको डिसीजन क्विक लेना होता है। तो मैं एक डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा मेरा अच्छा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, मैं डिसीज़न बहुत जल्दी बना लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे टाइम लगता है, मैं एकदम एकदम अच्छा डिसीज़न करती हूँ अपने लाइफ के लिए, और अपने जितने भी है कि मैं अपने लाइफ में क्या चाहती हूँ क्या नहीं, तो मैं एकदम क्विक डिसीज़न ले सकती हूँ। क्योंकि कैबिन क्रू की जॉब में यही होता है कि आपको डिसीज़न जल्दी लेना होता है और एकदम सही डिसीज़न लेना होता है। तो इसलिए ही मैंने अपना ये करियर कैबिन क्रू में चूज़ किया था, ड्रॉप आउट लेके मेडिकल स्ट्रीम में। तो मैंने इस तरह से अपना आंसर एकदम अच्छे से बताया था। और उसके बाद पूछा गया था कि आपकी हॉबीज़ क्या है। हॉबीज़ जो आपकी जो भी है आपको अच्छे से इलेबोरेट करना है। अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग के बारे में इलेबोरेट करना है, क्योंकि बात ये है कि आपको सिर्फ ये नहीं बोलना कि आई लाइक पेंटिंग बिकॉज आई ड्रो वेल, ऐसे नहीं बोलना। आपको बताना है क्यों आपको पेंटिंग अच्छी लगती है, आप जिसकी पेंटिंग करते हो उसके बारे में बताना। मैंने बताया था कि आई लव आर्ट एंड क्राफ्ट, तो मैंने उसके बारे में बताया था कि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट करना अच्छा लगता है। मैं विथ पेपर आई मेक सो मैनी थिंग्स लाइक फ्लावर्स, लीव्स वगैरह वगैरह, इस तरह की मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट करना अच्छा लगता है। तो मैं यूजलेस थिंग्स से भी काफ़ी अच्छी आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकती हूँ। मैंने इस तरह से आंसर दिया था जिनको उनको मेरा आंसर अच्छा लगा था, क्योंकि आपके अंदर वो देखना चाहता है कि अंदर क्रिएटिविटी क्या है, आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप यूनिक लग सकते हो। तो मैंने अपना आंसर इस तरह से देखा था। कुकिंग भी मुझे करना अच्छा लगा, तो मैंने बताया था कुकिंग नॉट ओनली इंडियन डिशेज, आई एम फ्रॉम नेपाल सो आई कुक नेपाल क्यूजिन ऑल्सो। तो मैंने इस तरह से आंसर दिया था। उन्होंने फिर मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करी थी कि आपको नेपाल क्यूजिन्स में से क्या क्या बनाना आता था। मैंने बताया था कि मुझे नेपाली क्यूजिन में बहुत सारी क्यूजिन्स होती हैं, लाइक सेल रोटी, स्पेनी रोटी। ये एक तरह की डिश है, एक स्वीट डिश है जिसको खाने में काफ़ी अच्छा लगता है, क्रंची मन सा टेस्ट आता है, काफ़ी क्रिस्प होता है, सॉल्टी सारे टेस्ट उसके अंदर होते हैं। तो ये मैं काफ़ी ट्राई करती हूँ। और तो और मैं यूट्यूब पे भी डालती हूँ काफ़ी, क्योंकि यूट्यूब पे डालना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने चाहती हूँ कि मेरे व्यूज़ हों, मैं यूट्यूब से भी अर्न करूँ। इस तरह से मैंने अपना आंसर दिया था। और तो और उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको कौन इंस्पायर करता है कैबिन क्रू बनने से। सो देयर इज़ मैनी वन मुझे इंस्पायर करते हैं कैबिन क्रू से, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों की वीडियोस देखती हूँ, तो मुझे सारे इंस्पायर करते हैं कैबिन क्रू जॉब के लिए। और कैबिन क्रू है ही एक ऐसी जॉब जिसके लिए आपको इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है। वो एक अपने आप में एक फैसिनेटिंग जॉब है जिसकी वजह से आप खुद इंस्पायर हो जाते हो। इस तरह से मैंने अपना आंसर दिया था, जिसकी वजह से मैं अपने फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हुई थी। क्योंकि सामने ये बोला था कि मैं इनसे इंस्पायर हुई हूँ, उनसे इंस्पायर हूँ, बट आपको
इंस्पायर करने के लिए ये नहीं है कि आपको पर्टिकुलर किसी का नाम लेना है, आप खुद से भी इंस्पायर हो सकते हो क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से आप इंस्पायर हुए हो। और तो और आपको पता ही है कि कैबिन क्रू की जॉब एक ईजी जॉब नहीं है, काफ़ी हार्ड जॉब है। उसके वजह से भी आप वो हार्ड थिंग को भी एकदम पॉजिटिव वे में ले सकते हो, तभी आप कैबिन क्रू के लिए अच्छे हो और आप बन भी सकते हो। आपको इस तरह से आंसर देना है, तो मैंने अपना आंसर इस तरह से दिया था। उसके बाद सेकंड राउंड वॉज बीएमआई राउंड। तो बीएमआई राउंड में मुझे इशू ये आया था क्योंकि मेरी हाइट है 156 सेंटीमीटर। तो उसमें इशू ये आ जाता है कभी कभार ना, आपका जैसे कि आप कभी कभार टिल्ट खड़े होते हो, थोड़े से भी हल्के से खड़े होते हो तो आपकी 1 इंच भी कम हो जाती है। तो मेरी 1 इंच पूरा कम हो गया था, तो जिसकी वजह से इशू आया था कि आपकी हाइट कम है। उस टाइम पे मुझे काफ़ी बुरा लगा था क्योंकि मेरी हाइट एकदम एक्यूरेट थी, ऐसा कि मैं एकदम मिनिमम भी नहीं थी और ना मैक्सिमम थी, मैं एकदम एक्यूरेट थी। सो उस मोमेंट पे आपको मना कर दिया जाए जहाँ पे आप इतना स्ट्रगल करके आए हो तो काफ़ी बुरा भी लगता है। तो मैंने उन्हें बोला था कि नहीं, शायद मे बी मैं स्लाइटली खड़ी होंगी, इसकी वजह से मेरा 1-2 इंच इधर उधर हो गया होगा, एक और बार मेरा चेक करके प्लीज़ देख लीजिए। तो उन्होंने बोला व्हाई नॉट। तो मैंने दोबारा चेक किया था, तो इस बार मैं एकदम प्रॉपर वे में खड़ी हुई थी कि जिसकी वजह से मेरी हाइट एकदम एक्यूरेट हूँ, तो मेरी हाइट एकदम परफेक्ट आई थी। उसके बाद फिर वेट में भी मेरे को इशू आया था कि उन्होंने कहा था कि आपका वेट 1-2 केजी ज़्यादा है। तो उन्होंने फिर भी मुझे बोला था कि कोई नहीं, आप दे सकते हो, एक ही अगर आप सेलेक्ट हो गए तो 1-2 केजी आप काफ़ी नॉर्मली आप रिड्यूस कर सकते हो। तो वो वाला भी मेरा वो पूरा हो गया था। तो आप एकदम कभी कभार ऐसा होता है कि आपके वेट आपका ज़्यादा हो कम हो, 1-2 केजी ज़्यादा या ऊपर नीचे हो तो चल जाता है, पर इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर वो मना कर देते हैं। मेरे केस में सिर्फ 1.5 केजी ही ज़्यादा था, इस वजह से मुझे उन्होंने कहा था कि आप कर सकते हो। इस वजह से मैंने अपना 3rd राउंड को दिया था। 3rd राउंड में मेरे से पूछा गया था कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कैसे डील करते हो। तो मैंने बताया था कि मैं कुछ नहीं, मैं सबसे ईजी तरीका है अपने फ्रेंड से बात करना, अपनी सारी स्ट्रेस उनको बताना, उनको सुनाना, कि ताकि वो भी सुने हमारी स्ट्रेस। क्योंकि उस टाइम पे आप स्ट्रेस वाले सिचुएशंस में सिर्फ आपको ज्ञान नहीं चाहिए होता है, आपको कोई इंसान चाहिए होता है जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो। तो मैं अपनी सारी स्ट्रेस को अपनी फ्रेंड को बता के अपनी शेयर कर देती हूँ और इसको रिड्यूस करती हूँ। अदरवाइज़ अगर मेरी फ्रेंड भी अवेलेबल नहीं है मेरे से बात करने के लिए, या फिर कैबिन क्रू में जब बन चाहती हूँ, तो मैं अपने कैबिन क्रू की जॉब में किस तरह से अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करूँगी जब मैं अपने काम पे होंगी। तो मैंने बताया कि मैं उस टाइम पे अपने स्ट्रेस को मैं एक सॉन्ग गाकर, सॉन्ग को रिमेंबर करके, एक अच्छे गाने रिमेंबर करके अपने माइंड में वो सारा स्ट्रेस रिड्यूस कर लूँगी। क्योंकि गाने ही होते हैं जिससे आपका माइंड डाइवर्ट होता है और आपके जितने भी स्ट्रेस होते हैं वो सब भूल जाते हो। तो मैंने इस तरह से अपना आंसर बताया था। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि अगर कैबिन क्रू को आप हायर करोगे तो आप क्या क्वालिटीज़ और क्या स्किल्स देखोगे। तो सारी स्किल्स मैंने बताई जो ऐसे कैबिन क्रू होनी चाहिए, और साथ ही साथ मैंने बताया कि उनके अंदर एम्पैथी और सिंपैथी होना भी ज़रूरी है। क्योंकि एम्पैथी और सिंपैथी होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पैसेंजर से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, उनके इमोशन समझ नहीं पाओगे, तो आप किस तरह से उनको हैंडल करोगे। अगर उनका कोई सिचुएशन है जो थोड़ी काफ़ी वियर्ड सी, या फिर कुछ भी सिचुएशन है, अगर आपके पास ये 2 चीज़ होंगी, आप वो सारी सिचुएशन को, सारे प्रॉब्लम्स को आप डील कर सकते हो इन 2 स्किल्स से। क्योंकि ये 2 स्किल्स ही होती हैं एक ह्यूमन टेंडेंसी में, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है आपको एक दूसरे ह्यूमन के बारे में समझने में, उनके वे ऑफ टॉक में, उनका वे ऑफ बिहेवियर को जानने में। सो मैंने अपना आंसर इस तरह से दिया था। तो इस तरह से मेरा इंटरव्यू प्रोसेस हुआ था। इसके अलावा भी मेरे से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, बट फिर भी मैं 3rd राउंड में सिलेक्ट नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा एरर थे, मेरी ग्रामेटिकल में मिस्टेक्स थी, इसके वजह से मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी। और बुरा तो लगता ही है क्योंकि आप इतनी मेहनत करके, इतना स्ट्रगल करके आओ, फिर आपको रिजेक्शन फेस हो तो काफ़ी बुरा लगता है। बट कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से प्रिपेयर करूँगी। अपने जहाँ जहाँ मुझे एरर आया है मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी और अपने स्किल्स को और डेवलप करूँगी, जिसकी वजह से मैं अपना इंटरव्यू क्लियर कर पाऊँ।
सो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके रिज्यूमे बेसिस पे पूछने गए थे कि 4th राउंड की बात है, क्योंकि मैं चली गई थी तो 4th राउंड से भी काफ़ी लोग निकल के बाहर आ रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि रिज्यूमे से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिज्यूमे से आपसे हमेशा क्वेश्चन पुटअप होते ही हैं, क्योंकि आप जब भी 4th राउंड आप क्लियर करते हो, मतलब 3rd राउंड क्लियर करते हो, तो आपकी 4th राउंड से आपका पर्सनल राउंड होता है, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिज्यूमे बेस्ड होते हैं। तो आप अपना रिज्यूमे भी इस तरह से बनाएं कि आप उसमें से आंसर दे सकते हैं। आप रिज्यूमे में से अपने, जैसे कि आपने एक अपना नाम लिखा है, तो नाम माय नेम इज़ संजना, तो वो संजना से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं आपका संजना नाम का मतलब क्या है, किसने नाम रखा है, आपका क्यों नाम रखा है, आप संजना नाम ही क्यों, कोई और नाम अगर आपके मन में आएगा तो अपना कोई और नाम क्या रखोगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पुटअप होते ही हैं। सो आप ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का। और जैसे कि मैं अपने नाम के बाद सरनेम नहीं लगाती हूँ, तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि आपने सरनेम क्यों नहीं लगाया अपने नाम के पीछे। अगर आप सरनेम लगा रहे हो तो आप सरनेम क्यों लगाते हो अपने नाम के पीछे, सिर्फ संजना क्यों नहीं, पूरा नाम क्यों नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। तो आप इन सब क्वेश्चंस को भी ध्यान रख के चले कि ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो अपने रिज्यूमे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बस आज की वीडियो में इतना ही, यही हुआ था मेरे साथ। और जो भी फ्यूचर कैंडिडेट्स जाने वाले हैं कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए, उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट विशेस, जो भी फ्यूचर कैंडिडेट्स जा रहे हैं। सो और इन सारी बातों का ध्यान रखें, अपनी ग्रूमिंग, अपनी कम्युनिकेशन, सब चीज़ों पे अच्छे से वर्क करिए और इन सब बातों का ध्यान रखें कि क्या क्या ज़रूरी है कैबिन क्रू के लिए। तो आप सारी चीज़ें एकदम से प्रैक्टिस करके जाए, एक दिन पहले से ही एकदम सब कुछ एकदम रेडी, सब कुछ आपका एक A to Z आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे रेडी होने चाहिए। उसके बाद ही आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए जाएँ, जिससे आप भी प्रिपेयर्ड हो सारी चीज़ों के लिए। और इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहिए। और अगर आपको जो भी क्वायरीज, कोई भी जो भी क्वेश्चंस हैं आपके रिगार्डिंग कैबिन क्रू इंटरव्यू, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सबके रिप्लाई देती हूँ। सो आपको जो भी क्वायरीज है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।